Welcome to Edunomy by Ria. So I brought few more questions for practicing. While practicing, I'll try to clear the entire concept, right? So let's just start without wasting time. इकोनॉमिक्स स्टडीज वेल्थ ओनली। मैंने पहले भी बहुत बार बताया हुआ है कि जहाँ पे ओनली वर्ड आता है वो बहुत एक्सट्रीम किस्म का आंसर होता है, तो जनरली हम उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। ह्यूमन बिहेवियर अंडर स्कार्सिटी, स्कार्सिटी मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज, और वी कैन से लैक ऑफ रिसोर्सेज, कमी है रिसोर्सेज की। तो ठीक है, ये आंसर काफी करेक्ट है। बैंकिंग ओनली ऐसा कुछ नहीं है, एग्रीकल्चर ओनली वैसे भी ये आंसर सही नहीं है, और जब ओनली वर्ड आ जाता है तो और ज्यादा ये टफ चॉइस हो जाती है। सो द करेक्ट आंसर इज ह्यूमन बिहेवियर अंडर स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मींस, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं बट अनलिमिटेड वांट्स है। और इसका एक और सेगमेंट ये होता है दैट योर रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ऑल्टरनेटिव यूजेस के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ट्री है, उस ट्री से ऑक्सीजन मिलती है, उस ट्री से फ्रूट मिल सकता है, उस ट्री की वुड से आप फर्नीचर बना सकते हो। ठीक है, वो ट्री की जो रूट्स होती है वो सॉइल बाइंडिंग के काम भी आती है, तो मतलब मल्टीपल यूजेस होते हैं ट्री के। ठीक है, तो रिसोर्स लिमिटेड है, दैट इज ट्री लिमिटेड रिसोर्सेज है बट उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। और उसके बाद जो ह्यूमन है उसकी अनलिमिटेड चॉइस है, अनलिमिटेड वांट्स है, तो मतलब उसको सब कुछ चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको कोई एक चीज स्पेसिफिक चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये तो आई हैव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैंने पीपीसी वाली जो अपनी वीडियो बनाई है उसके अंदर जरूर इस वाले कंसेप्ट को ढंग से समझो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव कॉस्टेड, इज लाइक फॉरगॉन, सैक्रिफाइस। तो आपने क्या सैक्रिफाइस कर दिया है वो देखा जाता है। तो सिर्फ मनी के टर्म्स में नहीं होता वो, फिजिकल इमोशनल सैक्रिफाइस सब कुछ देखा जाता है, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट बेस्ट होना चाहिए वो, यस ये ठीक बात है, और बाकी दोनों आंसर बिल्कुल ठीक नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती ही क्यों है, तो वो स्कार्सिटी की वजह से आ रही हैं। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन सी है, वो तीन है। नंबर वन व्हाट टू प्रोड्यूस है, जिसके अंदर हम हाउ मच को भी कंसिडर करते हैं, हाउ मच मींस क्वांटिटी। सेकंड है इसके अंदर हाउ टू प्रोड्यूस, जिसके अंदर हम टेक्निक देखते हैं कि हमें लेबर इंटेंसिव करना है या फिर कैपिटल इंटेंसिव करना है। और थर्ड वाला जो होता है वो होता है फॉर whom टू प्रोड्यूस। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन मतलब कौन कितना काम करता है, तो वो क्या क्या देखोगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखोगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कौन आता है, सेल आता है। सेल का मतलब सी से हो गया कैपिटल, ई से एंटरप्रेन्योर हो गया, लैंड एंड लेबर। और जो दूसरा आता है फॉर whom के अंदर वो आता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि कौन कितना रिच लोगों के लिए आपने ज्यादा प्रोड्यूस करना है या फिर पुअर लोगों के लिए ज्यादा प्रोड्यूस करना है। पीपीसी शोज इन्फ्लेशन नहीं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। यहाँ अगर दो ऑप्शंस हो गए, अगर मान लो एक्चुअल प्रोडक्शन भी एक ऑप्शन हुआ, तो एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं होता, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी दिखाता है, मैक्सिमम कैपेसिटी दिखाता है। पीपीसी अगर राइट वर्ड शिफ्ट कर रहा है, अगर ये ए बी है और पीपीसी ए डैश बी डैश पे राइट साइड चला जाता है तो ग्रोथ होती है। तो रिसेशन तो ग्रोथ का उल्टा वर्ड होता है, ऑपोजिट होता है अनएम्प्लॉयमेंट नहीं। द आंसर इज इकोनॉमिक ग्रोथ। जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो ना, तो सिर्फ एक आंसर पे ध्यान मत दो, बाकी सब आंसर्स को एक बार चेक करो कि उसमें से कोई उससे बेस्ट आंसर तो नहीं बन के आ रहा है। पीपीसी इज यूजुअली कॉनकेव टू ओरिजिन बाय, ये मैंने पीपीसी वाला टॉपिक, प्लीज जरूर देखो उस पीपीसी वाले टॉपिक की वीडियो को। कॉनकेव टू ओरिजिन इसलिए होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें मैंने पूरा समझाया हुआ है कि ऐसा इंक्रीजिंग क्यों होता है, एमआरटी क्या होता है, ये सब आप देख सकते हो। अब वैसे तो आंसर में स्ट्रेट लाइन भी ठीक है, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल नहीं, ठीक है, लेकिन यूजुअली वर्ड है, यूजुअली का मतलब होता है जनरली क्या शेप होती है, तो ये होगा। माइक्रो इज स्टडिंग ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। मैक्रो इज रिलेटेड टू इकोनॉमी एज अ होल। या फिर अगर कभी यहाँ पे वर्ड एग्रीगेट हुआ, एग्रीगेट, इट इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, तो वो भी सही माना जाएगा क्योंकि एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। लॉ ऑफ डिमांड शोज नेगेटिव रिलेशनशिप किसके बीच में, बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड।
अब बहुत ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वन साइडेड रिलेशनशिप है, मतलब प्राइस पे डिमांड डिपेंड करेगा इस केस के अंदर, तभी तो हम लिखते हैं दैट डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। लेकिन अगर पहले डिमांड लिखा होगा और फिर प्राइस के, जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये फिर नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं रहता, ये पॉजिटिव रहता है। तो जो लॉ ऑफ डिमांड होता है ना, वो सिर्फ इस रिलेशनशिप के लिए होता है, वन साइडेड रिलेशनशिप, नॉट ऑपोजिट, वो वर्क नहीं करेगा उसके अंदर। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का भी वही रीजन है, यहाँ क्वांटिटी लिखा है और यहाँ प्राइस लिखा हुआ है। तो जितना ज्यादा प्राइस होगा उतनी कम डिमांड होगी, बट जितना लो प्राइस होगा उतनी ज्यादा डिमांड होगी। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो डिमांड कर्व इज नेगेटिव स्लोपिंग। Increase in demand causes curve to shift right. Increase word ऐसे right word shift होगा, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर प्राइस लाइन कांस्टेंट होती है, तो सिर्फ क्वांटिटी में शिफ्ट होता है, Q1 से Q2 होता है, तभी कहते हैं इट इज बियॉन्ड प्राइस कंट्रोल। प्राइस फैक्टर नहीं होता है इसके अंदर, अदर फैक्टर्स काम करते हैं, अदर फैक्टर्स। यूटिलिटी का क्या मतलब होता है, यूटिलिटी इज सेटिस्फैक्शन, ठीक है। और हम बोलते हैं, अच्छा, यूटिलिटी से रिलेटेड आपकी दो टाइप की यूटिलिटी होती है, कार्डिनल होती है और दूसरी ऑर्डिनल होती है, ठीक है। तो कार्डिनल वो होती है जो कि यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं, इसके लिए एक सिंगल कमोडिटी केस है, एक डबल कमोडिटी केस है। और अगर आपको इसमें डाउट हो तो कमेंट में लिख देना कि ये वाला टॉपिक समझा दो, मैं समझा दूंगी। ऑर्डिनल के अंदर वो इंडिफरेंस कर्व वाली अप्रोच होती है, ठीक है। तो you just write the topic, then I'll make a video to explain it. मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, वो जो एक एक्स्ट्रा, देखो, मार्जिनल वर्ड का ही मतलब होता है वेरी स्मॉल, या फिर हम कहते हैं एक एक्स्ट्रा। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिलती है या जो सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का वही मतलब है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिलती है वो डिमिनिशिंग है, ठीक है। तो यूटिलिटी फॉल्स आफ्टर अ पॉइंट, क्योंकि एक टाइम के बाद, पहले आपको स्टार्टिंग में यूटिलिटी इंक्रीज बिल्कुल ठीक नहीं है, डिमांड इंक्रीजेज नहीं, सप्लाई डिक्रीजेज नहीं, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ ये है कि यूटिलिटी एक पॉइंट के बाद फॉल करना स्टार्ट कर देती है। गिफन गुड, ये बहुत अच्छा टॉपिक है गिफन गुड वाला, ठीक है। गिफन गुड के अंदर वो क्या कह रहे हैं, इट वायलेट्स आंसर है लॉ ऑफ डिमांड। कैसे, अब इसको ध्यान से समझना। अगर क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, प्राइस पे डिपेंड करता है। तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन गिवन गुड वो चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर उनका प्राइस बढ़ जाता है तो कंज्यूमर के पास जो पैसे होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, जनरली पुअर लोग ही कंज्यूम करते हैं इनको। तो अगर गिफन गुड भी महंगे हो गए तो क्या होगा, फिर लोग कुछ और खरीद नहीं पाएंगे, वो फोर्सफुली उसी ही गिफन गुड को ज्यादा खरीदेंगे। या अगर उन गिफन गुड का प्राइस कम हो जाता है, कम होने से उनके पास उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, रिलेटिव इनकम रहेगी कि वो कुछ और नॉर्मल गुड खरीद सके। तो इसीलिए इस केस में वो अपने गिफन गुड की क्वांटिटी को, नोटिस कर पा रहे हो कि यहाँ पे जो मूवमेंट है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, एक बढ़ रहा तो दूसरा भी बढ़ रहा है। जबकि लॉ ऑफ डिमांड तो शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप, इसलिए कहते हैं कि गिवन गुड्स लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करता है। वायलेट मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करता या उससे ऑपोजिट करके दिखाता है, ठीक है। अभी भी अगर इसमें गिवन गुड में डाउट है तो अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखना है, गिवन गुड का जो डिमांड कर्व है इसलिए वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि किसका डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, तो उन सारी चीजों का डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है जो कि लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता। दैट मीन्स जितनी भी एक्सेप्शंस होती हैं उन सबका लॉ ऑफ डिमांड अपवर्ड स्लोपिंग है। सब्स्टिट्यूट गुड क्या होते हैं, जो एक दूसरे को परफेक्टली रिप्लेस कर देते हैं, वो तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। तो सब्स्टिट्यूट मतलब जो एक दूसरे को क्या कर जाए, रिप्लेस कर जाए। तो टी एंड कॉफी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो इनके साथ में एक दूसरे की हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में, ठीक है, या कंजम्पशन में हेल्प करते हैं।
तो कार एंड पेट्रोल आई थिंक इज द बेस्ट एग्जांपल। इंफीरियर गुड्स, अगेन इंफीरियर गुड लग्जरी तो बिल्कुल नहीं होगा, एक्सपेंसिव नहीं होते, इंपोर्टेड नहीं होते, गुड्स जिसकी डिमांड फॉल करती है विद इनकम राइज, ठीक है। तो जो इंफीरियर गुड होता है उसको इन रिलेशन टू इनकम देखा जाता है, गिवन गुड को इन रिलेशन टू प्राइस देखा जाता है। देखो तीन गुड्स होते हैं, यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको। एक होता है नॉर्मल, एक होता है इंफीरियर, एक होता है गिवन। नॉर्मल वो होता है जो आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से यूज करते हो, हर बंदे के लिए तीनों का कंसेप्ट अलग है। इंफीरियर वो होगा जो थोड़ा सा चीप क्वालिटी का है, ठीक है, चीप। गिफन इज वेरी चीप। तो वेरी चीप क्वालिटी इज जनरली इट इज अज्यूम टू बी यूज बाय पुअर पीपल, राइट। तो नॉर्मल और इंफीरियर का जो डिफरेंस होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ इनकम होता है। कैसे, अगर इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड की कंजम्पशन बढ़ेगी, और उस टाइम पे इंफीरियर गुड की कंजम्पशन घट जाती है, ठीक है, इनकम के रिस्पेक्ट में। गिवन गुड को आपने किस रिस्पेक्ट में देखा था, ऊपर प्राइस की रिस्पेक्ट में देखा था। तो दोनों को तरीका जो देखने का पर्सपेक्टिव है वो बहुत डिफरेंट है, इनको मिक्स नहीं करना आपस में। तो यही हो गया कि भाई जब आपकी इनकम राइज होगी तो आप नॉर्मल गुड खरीदोगे, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से गुड खरीदोगे, तो आप इंफीरियर गुड्स को कम कंज्यूम करोगे। तो दिस इज बी पार्ट इज योर आंसर। Section C, I'll start in the another video. Okay, thank you so much for watching.